अभी समिति बनी है 3 दिन पहले, और इसमें 2 बातें एक साथ हैं। एक तो समीक्षा भी करनी है कि ये आपदा जब आई तो क्या इस आपदा की पूर्व चेतावनी लेते हुए केदार घाटी खाली करवाई जा सकती थी, तो क्या ये नरसंहार भूल से हो गया है, राज्य सरकार की भूल से। एक तो ये बात है, और ये समीक्षा इसलिए करनी ज़रूरी है कि आगे ऐसा ना हो पावे फिर, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों पर जगह जगह तालाब बने हुए हैं, तो और भी जगहों पर ये ट्रेजेडी हो सकती है क्या, जैसे कि अभी बद्रीनाथ की चेतावनी आ ही रही है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड 2 तरह से तहस नहस हो गया है। बाहर के लोग तो वहाँ मर ही गए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी मरे हैं, लेकिन लगभग 50 लाख आबादी ऐसी है वहाँ की, ऊपर की जो पहाड़ में बसी है, आधी आबादी नीचे है तराई में। वो ऐसी आबादी है जो अधोसंरचना नष्ट हो जाने से जिसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो आवागमन के साधन नष्ट हो गए उनके, और उनकी जो पूरी रोजगार की स्थिति थी वो सब टूरिज्म से जुड़ी थी, तो टूरिज्म के पूरे स्पॉट से ही कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। तो ये 50 लाख लोग आवागमन से भी, इनका आवागमन भी प्रभावित हो गया, इनके रोजगार भी प्रभावित हो गए हैं, तो आगे कैसे हो, ये दूसरी स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति इसमें यह है कि अब उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट्स की, जो रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट हैं, उनकी पुनर्बसाहट कैसे हो, वो ठीक से कैसे बसाए जाएं जिसमें कि पुरानी परंपराओं का भी ध्यान रहे और आधुनिक विकास भी उसमें उसका उपयोग हो सके। तो ये इतना महत्वपूर्ण काम है, इसमें मैंने सोचा है कि मैं जगमोहन जी से भी बात करूँगी, क्योंकि उन्होंने वैष्णो देवी की अधोसंरचना की भी रचना की थी, और प्रशासन वहाँ का कैसा होना चाहिए इसका भी उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था। इसी प्रकार से रुड़की के IIT के जो साइंटिस्ट लोग हैं, हमें उनसे भी उन्होंने एक सुझाव दिया अभी कुछ दिनों पहले, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि बड़े बांधों की जगह पर उत्तराखंड की नदियों पर छोटे छोटे 1-2 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट होने चाहिए, और वो इतनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं कि बड़े वाहनों से जितनी बिजली बनेगी उससे ज़्यादा बिजली उन छोटे पावर प्रोजेक्ट से बनेगी, लेकिन और रोजगार उससे ज़्यादा लोगों को मिलेगी, लेकिन हाँ, उससे बड़ी कंपनियों को कोई लाभ नहीं होगा, और नदियाँ ज्यों की त्यों बहती रहेंगी, बांध बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पर तो ज़रूर गंभीरता से विचार होना चाहिए, विचार ही नहीं बल्कि निर्णय हो जाना चाहिए। मैं राष्ट्रपति जी को मिली भी थी इस घटना के बाद, प्रणब मुखर्जी जी को, कि जितने बांध प्रस्तावित हैं वो कैंसिल कर दीजिए, जो बांध बन रहे हैं वो रोक दीजिए, और जो बन चुके हैं उनकी जल निकासी करके उन बांधों को तोड़ने की तैयारी करिए। उत्तराखंड पे एक भी बांध नहीं होना चाहिए, वो महाप्रलय का कारण बन सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के कमेटी अपनी रिपोर्ट राजनाथ जी को प्रस्तुत करेगी, और उसके बाद राजनाथ जी उसको अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लगता है इस कामों में काफ़ी समय लगेगा पुनर्वास का। इसमें जो पहली चीज़ है जो हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे वो है कि लोगों ने जो जानकारी दी है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस तो किए मिलिट्री ने, जान बचाने का काम मिलिट्री ने किया, और लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी प्रारंभिक स्थिति में आर्मी ने किया, प्रशासन की कोई भूमिका ही वहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब बहुत बड़ी दिक्कत है, अभी भी लोगों को वहाँ पर राहत चाहिए, वहाँ रहने वाले लोगों को। स्वयंसेवी संस्थाएं उसमें लगी हुई हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, बाबा रामदेव जी के योग क्लब जो उनके हैं उनके लोग, और गायत्री परिवार के लोग, और इसके अलावा और भी संस्थाओं के सदस्य हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी और क्या क्या एफर्ट इसमें होने चाहिए ये हम देखेंगे, तो वो भी हम बताएंगे। एक मोदी जी को लेकर बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं लोग हिंदुत्व के मसले पे। उन्होंने जैसे कहा कि सांप्रदायिकता का, धर्मनिरपेक्षता की उर्मी ओढ़ लेते हैं लोग। कांग्रेस की कोशिश है, ये उनका कहना सच है, कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को ही चुनाव का आधार बनाए, क्योंकि इसी की आड़ में आज तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार छुपे हैं। बिहार का मामला मैं आपको बताऊं, बिहार में लालू जी ने 3 बार जो सरकार बना ली थी वो इसी की आड़ में बना ली थी, और जम के भ्रष्टाचार हुआ था। तो इसलिए हमने तय किया है कि हम कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर लाएंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा भ्रष्टाचार का। दिग्विजय सिंह जी कुछ तो भी बोलते हैं जी, मेरा कहना ये है, बल्कि आपने मुझे पूछा है, वैसे उनकी पार्टी ही उनको गंभीरता से नहीं लेती, तो मुझे उनकी चर्चा करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, इंजीनियर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए देशवासियों को कि वो इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत, और वो बहुत संस्कारी परिवार के हैं, और मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आजकल वो जिस तरह की बातें करते हैं ना, उसमें उनकी लोग तुलना राजू श्रीवास्तव, वो जो कॉमेडियन है ना, उससे करने लग जाएंगे, और वो लोग उनको समझेंगे कि ये राजनीति के राजू श्रीवास्तव हो गए हैं। तो मैं दादा भाई को कहूँगी कि आप ये राजनीति के राजू श्रीवास्तव मत बनो, आप गंभीर हो, अपनी क्वालिफिकेशन याद रखो, और याद रखो कि आप मुख्यमंत्री रहे हो, संस्कारी घराने के हो, बस।